नमस्कार। आप लाउड नमस्कार। इंडिया टीवी देख रहे हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम, राजनीतिक इतिहास और इतिहास को बनाने वाले लोग, अब जो हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ प्रसिद्ध समाजवादी नेता विजय नारायण जी हैं। विजय नारायण जी, आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाह रहे हैं समाजवादी आंदोलन की वैचारिक यात्रा के बारे में, वैचारिक यात्रा के मतभेदों के बारे में, और फिर जैसे जैसे बात शुरू होती जाएगी आपसे मैं सवाल करता जाऊंगा। तो अब आप मुझे जी हाँ, जी बताएं हाँ। समाजवादी आंदोलन की शुरुआत और उसकी विचारधारा के बारे में। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत 1930 में आचार्य नरेंद्र देव की वाराणसी में महात्मा गांधी से हुई मुलाकात से शुरू करना चाहता हूँ। जी 1930 में आचार्य जी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थे। गांधी जी बनारस आए थे। बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था उनका। उनसे मिलकर आचार्य जी ने उनको एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में उन्होंने आग्रह किया था कि कांग्रेस को वैज्ञानिक समाजवाद को अपनाना चाहिए। जी आप जानते हैं आचार्य जी मार्क्सवादी थे। जी जयप्रकाश जी भी मार्क्सवादी थे। जी गांधी जी ने उनकी चिट्ठी देखी। आपका चेहरा थोड़ा ठीक जी नहीं है, ठीक कराइए। आपका चेहरा ठीक नहीं आ रहा है। मेरा चेहरा। गांधी जी ने हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। गांधी जी ने आचार्य जी की चिट्ठी देखी और उनको कहा कि मैं जा रहा हूं और जल्दी ही मैं आपके पत्र का जवाब दूंगा। गांधी जी ने 10 दिन के अंदर ही जवाब भेजा और उसमें उन्होंने लिखा कि इस देश को वैज्ञानिक समाजवाद की नहीं, व्यावहारिक समाजवाद की जरूरत है। अब आप गांधी जी का जो ये शब्द है, व्यवहारिक समाजवाद जी हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो या कोई भी सिद्धांत हो, अगर वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में लागू नहीं हो पाता, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जी अब आप जानते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी। वैज्ञानिक जी समाजवाद लाने का प्रयोग वहां हो रहा था। 1990 में जब वहां साम्यवादी व्यवस्था विफल हुई, सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ, तब तो गांधी जी थे नहीं। जी लेकिन गांधी जी शायद देख रहे थे कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रयोग का, विशेष करके जिस तानाशाही ढंग से प्रयोग हुआ, उसका हश्र क्या होना है। तो जी गांधी जी ने शायद इसीलिए व्यावहारिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे आइए। इस देश में थोड़ा चेहरा ठीक नहीं है आपका। नहीं, आप बोलते चेहरा रहिए, ठीक आपकी आवाज कराइए। ठीक आ रही है। चेहरा ठीक हो जाएगा, आप बोलते रहिए। ठीक है। जी हाँ, इस देश में रूसी क्रांति के दौरान ही मार्क्सवादी विचारधारा आ चुकी थी। एम.एन. रॉय विश्व स्तर के नेताओं में, चिंतकों में शुमार किए जाते थे। भारत से गए अर्जेंटीना, वहां से गए रूस, जहां उनकी मुलाकात लेनिन से हुई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया कि उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम की संस्था की स्थापना की। उसके 3-4 आयोजन हुए, उसके बाद उसका बिखराव हो गया। लेकिन मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रवेश इस देश में हो चुका था। अब 19 इस दिशा में जो सोशलिस्ट आंदोलन की चर्चा आपने की, इसकी पहली महत्वपूर्ण बैठक इस देश में सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए बनारस में ही हुई थी। एक शाह परिवार के श्री प्रकाश जी के चचा लगते थे,
बृजमोहन शाह, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और उसमें इस देश में लोकतांत्रिक समाजवाद लाने की चर्चा हुई थी। फिर 1933 में पटना में सम्मेलन हुआ, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ये मान्यता थी, जिसमें आचार्य जी और जयप्रकाश जी भी शामिल थे, कि आजादी की लड़ाई हम लोगों को कांग्रेस से मिलकर लड़नी चाहिए, कांग्रेस में रहकर लड़नी चाहिए। और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला स्थापना सम्मेलन हुआ तो उसके प्रस्ताव में भी यही कहा गया कि हम कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि इस देश में जो विषमता का समाज है, गांव और शहरों में संपत्ति का असमान वितरण है, ये समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहला राजनीतिक संगठन था जिसने ये मांग किया कि गांव में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी ने ही ये भी कहा कि देश की संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का पारित नहीं किया था। तो कोशिश ये हुई कि इसको कांग्रेस के अंदर भी ले आया जाए, अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको चलाया जाए। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शाखाएं तो देश भर में बनी, लेकिन जो कमी उस वक्त ही रह गई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग अपना अलग कोई मजदूर संगठन या किसान संगठन नहीं बना पाए थे। उन दिनों कांग्रेस की भी एक बड़ी दृष्टि थी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, पहला मजदूरों का संगठन, और किसानों का संगठन किसान सभा बनी, तो इसमें कांग्रेस भी साथ थे, कम्युनिस्ट भी साथ थे, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे। तो इसमें सोशलिस्टों की और कांग्रेस की बड़ी दृष्टि थी कि किसानों और मजदूरों का एक संगठन हो, विचारधाराओं का अंतर भले ही हो, किसानों और मजदूरों के हित के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। बाद में इन दोनों संगठनों पर, ऐटक और किसान सभा पर, कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया। जी। तो एक बड़ी चूक तो सोशलिस्टों की तरफ से ये हुई कि जो वो काम कर रहे थे नीतिगत रूप से, उसके लिए किसानों और मजदूरों का अपना कोई बड़ा संगठन वो तैयार नहीं कर पाए। सोशलिस्टों के साथ दिक्कत ये भी थी कि कांग्रेस में भी थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में उनको कांग्रेस से कंधा मिलाकर लड़ना भी था। कांग्रेस के अंदर जो राजनीति हो रही थी उसके भी वो हिस्सा थे। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कांग्रेस जो मतभेद हुए महात्मा गांधी में, उनके दोबारा चुनाव पर, उसमें आचार्य नरेंद्र देव की दूसरी राय थी, डॉक्टर लोहिया की दूसरी राय थी। आचार्य जी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, डॉक्टर लोहिया गांधी जी के साथ थे। जब चुनाव हो गया, रिजल्ट नहीं आया था, तो गांधी जी आचार्य जी के पास गए। आपसी रिश्ते बड़े अनौपचारिक थे, लोग अपने मन की बात बता देते थे और बहुत बड़े लोग भी थे। डॉक्टर लोहिया ने उनसे पूछा कि आपने किसको वोट दिया? तो आचार्य जी ने कहा कि मैंने तो सुभाष चंद्र बोस को वोट दिया है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि देखिए, आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, गांधी जी को दरकिनार करके कांग्रेस आगे चल नहीं पाएगी। जो होने वाला था, सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना था, उन पर जायज या नाजायज जो भी दबाव आए उसको वो होना था, ये कल्पना डॉक्टर लोहिया के मन में पहले ही थी। और यही हुआ,
प्रस्ताव आया कि जो वर्किंग कमेटी बने वो गांधी जी के राय से बने। कांग्रेस पूरी पार्टी गांधी को माइनस करने की स्थिति में नहीं थी। तो इस राजनीति में भी सोशलिस्ट लोग उलझे रहे और कोई एक राय वो बना नहीं पाते थे इन सब मामलों में। लेकिन जब ये बात आई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, मैं सब कुछ संक्षेप में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आज अगर कंक्लूड करना है तो समय, तो सोशलिस्टों की आमतौर पर ये राय थी कि हमको अंग्रेजों से सौदा कर लेना चाहिए आजादी की तारीख के बारे में। लेकिन कांग्रेस खुद इस पर दुविधा में थी। कांग्रेस उस वक्त ऐसा कोई दबाव अंग्रेज सरकार पर नहीं डाल पाई। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है पूना में। मधुबनी में उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे, 18 साल के भी नहीं हुए थे। मधुबनी ने पूना के कुछ युवा समाजवादियों को लेकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन में ये नारे लगे, पहली बार सड़कों पर नारे लगे कि जब तक तुम हमको आजादी की तारीख की घोषणा नहीं कर देते, हम अपने सैनिक, अपने साजो सामान, हम अपनी आर्थिक मदद तुमको प्रदान नहीं करेंगे। इसमें मधुबनी में और उनके नौजवान साथी जो सभी 17, 18, 19 साल के थे गिरफ्तार हुए और उनको 1-1 साल की सजा हुई। ये सन 42 के पहले की बात है। तो एक सोच जो युवा समाजवादी भी थे, माने आचार्य जी और जयप्रकाश जी और गांधी के बाद की पीढ़ी थी, वो शायद ज्यादा व्यवहारिक रूप से सोच रही थी। मधुबनी में आगे आकर देश के बड़े नेता हुए, आप जानते हैं। इन 34 और 42 के बीच के और जो घटनाक्रम हुए, समाजवादियों में रणनीतिक रूप से कांग्रेस के अंदर अलग अलग लाइन या सोच होने के बावजूद उनके आपसी रिश्ते बड़े ही विश्वास के थे और बड़े ही मधुर थे। ये मान्यता थी कि आचार्य जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और आचार्य जी की बात ही अंतिम होती थी। जयप्रकाश जी और लोहिया के बीच भी, हालांकि दोनों में 10 साल का उम्र का अंतर था, जयप्रकाश जी लोहिया से 10 साल बड़े थे, लेकिन दोनों के बीच में आत्मीयता के रिश्ते बहुत ही बेजोड़ थे, अतुलनीय थे और वो सपने भी एक जैसे देख रहे थे। लेकिन दुविधा की जो स्थिति थी, एक तरफ कांग्रेस भी आजादी की लड़ाई भी लड़ना है और समाजवाद भी लाना है, तो उसमें कहीं न कहीं ये चीजें आना बहुत हद तक स्वाभाविक भी था। अब आप आगे चलकर देखिए, जब हम लोग ये दबाव नहीं बना सके या कहिए कांग्रेस ये दबाव नहीं बना सकी अंग्रेजों पे, तो हमारे सैनिक भी विदेश गए, हमारे सामान का, हमारे आर्थिक स्रोतों का भी अंग्रेजों ने पूरा इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की बातचीत का सिलसिला भी बंद हो गया। ऐसी स्थिति में, जिसको 1942 का आंदोलन कहा जाता है, उसमें इस शिथिलता को कैसे तोड़ा जाए और संघर्ष की कोई नई शुरुआत कैसे की जाए, इस पर डॉक्टर लोहिया लखनऊ गए और उन्होंने जाके आचार्य जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को गांधी जी से मिलना चाहिए। गांधी जी उन दिनों वर्धा में थे कि भाई वो ही कुछ पहल करें और इस वक्त संघर्ष का अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए ताकि उनसे फिर कोई वादा ये कराया जा सके कि हमको आजादी की कोई तारीख आप बता दीजिए।
डॉक्टर लोहिया वर्धा गए, उन्होंने गांधी जी से बात किया और कहा कि आप कोई पहल करिए, कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग बुलाइए और उसमें संघर्ष का कोई निर्णय कीजिए। और उन्होंने आचार्य जी का भी जिक्र किया कि आचार्य जी की भी यही राय है और हम लोग एक राय से अपनी राय आपके पास व्यक्त करने आए हैं। गांधी जी उनकी राय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर बंबई में 9 अगस्त सन 42 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी और खास मेंबरों के देश भर के लोगों की एक मीटिंग बुला ली। अब यहां ये देखने की बात है कि एक तरफ गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं जी, और लोगों को यह अंदाजा लग गया था कि गांधी जी संघर्ष का कोई निर्णय लेने वाले हैं। इधर पूरा समाजवादी खेमा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस प्रस्ताव के बाद पूरे देश में आंदोलन की तैयारी में लग गई थी। डॉक्टर लोहिया सन 42 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए, जिस समय राज नारायण जी, प्रभु नारायण, विद्याचरण शुक्ला, ये सारे लोग यहाँ के नेता थे, विद्यार्थी नेता थे। डॉक्टर लोहिया ने नौजवानों के बीच और कई जगह संपर्क किया। उधर गांधी जी का प्रस्ताव था मीटिंग का, अभी प्रस्ताव नहीं आया था भारत छोड़ो का, लेकिन समाजवादी खेमा संघर्ष को नया आयाम देने, गांव तक ले जाने, किसानों और मजदूरों विशेषकर नौजवानों तक ले जाने की अपनी तैयारी में लगा हुआ था। क्या बात। लोग ये भी शायद जान रहे थे कि प्रस्ताव आते ही बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी और हुआ भी यही। 9 अगस्त के दिन से ही देश के बड़े नेताओं की जो थे मीटिंग के से निकलते ही सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उसमें मीटिंग में आचार्य जी कार्य समिति की बैठक शायद 8 अगस्त को हुई थी। हाँ, आप तो मीटिंग के बाद ही ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए। जी, मीटिंग के बाद फौरन उसको 9 अगस्त ही माना जाता है। हाँ नहीं, 9 अगस्त से तो आंदोलन शुरू हो गया था। 9 अगस्त से तो जनता का आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। असल में उस प्रस्ताव में तारीख शुरू करने की 9 अगस्त ही थी जी। बैठक 8 को थी और उसकी तारीख 9 अगस्त थी कि 9 अगस्त से हम यह आंदोलन करेंगे। इसीलिए 9 अगस्त क्रांति दिवस ही के रूप में जाना जाता है। समाजवादियों में केवल एक मिनट, शायद उस प्रस्ताव में करो या मरो शब्द था। देखिए, प्रस्ताव बहुत विनम्रता का था। ये करो या मरो ये बाद में जोड़ा गया। अच्छा। जो मूल प्रस्ताव है उसमें बहुत ही विनम्रता के साथ अंग्रेजों से ये अपील की गई थी कि आप हमको आजादी की तारीख बता दीजिए। ये भी कहा गया था कि अब आप भारत छोड़िए, अब आप जाइए, क्योंकि ये प्रस्ताव मूल रूप में क्विट इंडिया या भारत छोड़ो प्रस्ताव ही कहा जाता है। उसमें करो या मरो का नारा बाद में दिया गया जी। अब वो नारा ठीक गांधी जी ने दिया या और किसी ने दिया, ये अभी देखिए इस पर विवाद है। गांधी जी ने दिया या नहीं दिया, गांधी जी ने के स्वयं इसकी कभी पुष्टि नहीं की। अब देखिए, एक तरफ तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेसी इस आंदोलन के प्रति कितने वफादार थे और समाजवादी खेमा कितना सक्रिय था, इस आंदोलन को कितना बड़ा रूप देना चाहता था, इसमें उनकी भूमिका शायद सबसे अहम थी। जी। आप जानते हैं कि आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया की थी। बंबई में इस बात की पूरी तैयारी थी समाजवादियों की ओर से कि बंबई को भी इस आंदोलन का बड़ा केंद्र बनाना है। बंबई में एक समानांतर ऑल इंडिया रेडियो स्थापित करना है।
इसकी तैयारी मीटिंग से पहले से ही हो गई थी और वो ऑल इंडिया रेडियो बना। ये कई महीने चला। जहां एक दिन प्रसारण होता था जगह बदल दी जाती थी, पूरी मशीन जो छोटी थी उसको दूसरी जगह ले जाया जाता था। लेकिन कुछ दिनों के छापे के बाद वो मशीन पकड़ ली गई और वो सेंटर भी बंद हो गया। लेकिन उत्तर भारत में विशेष करके ये क्रांति वहीं फैली जहां जहां समाजवादियों का प्रभाव था या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की पकड़ थी। बिहार, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख केंद्र थे क्योंकि ये दोनों नेता भी वहीं से आते थे। इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल से भागे थे। अब गांधी जी से पूछकर वो भागते तो शायद गांधी जी उनको मना कर देते जी। और उन दिनों जो एक लंबी योजना थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि योजना भी उन युवा समाजवादियों की थी जो जेल के बाहर थे। बिहार के उन दिनों के युवा समाजवादियों में सबसे बड़े नेता सूरज नारायण सिंह, जब जयप्रकाश जी को सीढ़ी से कुदा दिया गया बेर से, अपनी पीठ पर लाद कर वो 5 किलोमीटर हजारीबाग की जंगल में भागे थे। क्या बात है। और मेरी ऐसी मानना है कि ये आंदोलन अगर बढ़ा, गांव में फैला, आज ये कहा जाता है कि इस आंदोलन में 40,000 लोग मरे थे जी। और अंग्रेज पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई। लेकिन कोशिश ये की गई थी कि ये आंदोलन गांधी जी के तरीके से ही चलाया जाए। इसकी इस पूरे आंदोलन में जान देने की जो प्रतियोगिता थी आपस में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर के जिले के शेरपुर गांव में मिलता है। जी। 21 आदमी, भीड़ अब बड़ी थी, लोग झंडा फहराने जा रहे थे, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। इसके नेता थे शिवपूजन राय। तो पहले वो झंडा लेकर थाने पर फहराने के लिए बढ़े, उनको गोली मारी गई, वो गिर गए। 21 आदमी एक के बाद एक बढ़ते रहे, उन्होंने झंडा गिरने नहीं दिया और गोली चलती रही और ये मरते रहे। हाँ, ऐसी भी घटनाएं घटी जहां थाने पर कब्जा भी किया गया, थाने से हथियार भी लूटा गया। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच में पूरे उत्तर भारत के इलाके में या पूरे देश में जो कुछ हुआ, उसमें गाजीपुर के शेरपुर की घटना का अभूतपूर्व महत्व है, जहां लोगों ने आजादी के लिए अहिंसक तरीके से इस तरह से झंडा फहराने की कोशिश में अपनी जान दी थी। देश में इसके बड़े बड़े केंद्र थे, इसमें बनारस भी था, पटना भी था, आरा भी था, भागलपुर भी था। तो इस आंदोलन में आप ये भी जानते हैं कि बाद में इस आंदोलन के खत्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया था कि इस आंदोलन में जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। याद होगा आपको भी। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। जो आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, ये मूल रूप से समाजवादियों का आंदोलन था। कांग्रेसी भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तार हुए, भाग लिए, लेकिन इसको अपना आंदोलन फैला करके समाजवादियों ने बढ़ाया और इसीलिए इस आंदोलन से जो सबसे अधिक ख्याति हुई, सबसे अधिक लाभ हुआ, वो समाजवादियों को हुआ था। जी। अब आप आइए आजादी के बाद के दिनों की बात। जब आजाद हो गया देश, कांग्रेस की सत्ता बन गई केंद्र में, देश का बंटवारा भी हो गया। 1948 सोशलिस्ट पार्टी के अंदर ये बहस चली। ये बहस जयप्रकाश जी ने ही चलाई थी कि अब हम लोगों को अलग पार्टी बना लेना चाहिए जी। और आगे जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोगों को भाग लेना चाहिए।
डॉक्टर लोहिया ने कहा कि भाई जल्दीबाजी मत करो, कांग्रेस से निकलने का कोई बहाना ढूंढा जाए, हम आखिर क्यों निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जोश और जुनून इतना था लोगों में कि अपनी पार्टी बनाओ जल्दी से। तो 1948 में अपनी पार्टी भी बन गई, सोशलिस्ट पार्टी उसका नाम भी हो गया। इसके पहले एक थोड़ा सा जिक्र, देश के बंटवारे के का जो प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आया, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 3 समाजवादी लोग उसके सदस्य थे, आचार्य जी, जयप्रकाश जी और लोहिया जी। ये तय हुआ था कि जो भी प्रस्ताव आएगा हम लोग उस पर तटस्थ रहेंगे जी। बाद में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि नहीं, हम लोगों की ये राय ठीक नहीं थी, हम लोगों को ये तय करके जाना चाहिए था कि देश के बंटवारे का प्रस्ताव आता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जी। प्रस्ताव पास हो गया। डॉक्टर लोहिया, ये प्रस्ताव स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आप जानते हैं कि जयप्रकाश जी के अलावा आचार्य जी और डॉक्टर लोहिया, ये तीनों लोग जवाहरलाल नेहरू के बहुत नजदीक थे। जी। 1936 में डॉक्टर लोहिया ने सिविल लिबर्टीज पर इस देश में पहली एक बुकलेट लिखी। उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है, उसकी एक कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। जी। उसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी सिविल लिबर्टीज पर, जबकि हम लोग उन दिनों गुलाम थे। इतनी बढ़िया सोच और इतनी बढ़िया थीसिस, आंदोलन हुए सिविल लिबर्टीज को लेकर, संगठन बहुत बने, आज भी हैं, लेकिन इतनी बढ़िया स्पष्ट सोच जो डॉक्टर लोहिया ने अपने बुकलेट में लिखी है, सिविल लिबर्टीज नाम से, इतना बढ़िया बुकलेट या विश्लेषण अभी तक और कोई नहीं कर पाया है। क्या बात। तो बंटवारे के सवाल पर जो प्रस्ताव आया तो डॉक्टर लोहिया बीच में उठकर चले आए और वो सीधे गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि बापू ये क्या हो रहा है, तो देश के बंटवारे का प्रस्ताव आ गया है। गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे तो नकार दिया गया है। तो डॉक्टर लोहिया ने उनसे कहा कि प्रस्ताव तो पास होने जा रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव में मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि मैं इस संशोधन रखूंगा कि देश का बंटवारा भले ही हो जाए, लेकिन हम उस भारत माता की पूजा करेंगे जो आज वर्तमान रूप में पेशावर से लेकर और असम तक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया तो सर्वसम्मत, हाँ, ये प्रस्ताव मान लिया गया। ये प्रस्ताव एक संशोधन के रूप में मूल प्रस्ताव में जोड़ा गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया की पूरी सोच जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो बदली है वो इसी प्रस्ताव से बदली है। डॉक्टर लोहिया को उम्मीद नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू या पटेल देश के बंटवारे का प्रस्ताव मान लेंगे। उन्होंने बाद में कहा भी कि 1946 तक के नेहरू हमारे नेता थे। 1946 के बाद के नेहरू हमारी नजर से गिर चुके थे। हमारा विश्वास, हम मैंने व्यक्तिगत ये विश्वास हमारा हिल गया था। इसलिए भी मैं ये बात सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया ये दो ऐसे व्यक्ति थे उन दिनों जो देश के इस बंटवारे को तोड़ने में विश्वास रखते थे। गांधी जी ने तो कभी स्वीकार किया नहीं, और गांधी जी जब ये सांप्रदायिक दंगों से खाली हुए तो उन्होंने घोषणा की कि मैं 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान जाऊंगा, और पाकिस्तान जाने के लिए मैं न भारत सरकार से परमिशन लूंगा
और न पाकिस्तान सरकार से परमिशन हुआ। यानी बंटवारा हो जाने के बाद भी गांधी जी ने इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। अब 6 फरवरी को उनकी हत्या हो गई, 6 फरवरी से पहले ही 30 जनवरी को ही तो उनकी हत्या हो गई। डॉक्टर लोहिया, आप जानते हैं, हिंद पाक महासंघ या हिंद पाक एका सम्मेलन देश भर में आयोजित किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनकी ये सोच थी कि ये बंटवारा नकली है, अप्राकृतिक है, और जब तक ये बंटवारा रहेगा तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद रहेंगे और यहाँ शांति कभी नहीं हो। बिल्कुल। तो ये ऐसा सम्मेलन आज भी होता है। आपको याद होगा पिछले दिसंबर में आप कलकत्ता गए थे जी। वहां मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जी। भारत और बांग्लादेश के समाजवादियों का एक सम्मेलन अभी अभी पिछले 16-17 दिसंबर को कलकत्ता में हुआ था। तो लोहिया को मानने वाले लोग आज भी भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एका होना चाहिए, इसका वैचारिक संघर्ष चला रहे हैं, ऐसे सम्मेलन करते रहते हैं। जी। अब देखिए, जब 48 में पार्टी बन गई, पार्टी बड़े जोश में थी और 1952 के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी। 1952 में डॉक्टर लोहिया की पहल पर पार्टी ने अपना किसान संगठन बनाया, हिंद किसान पंचायत। लेकिन हमारा मजदूर संगठन बना 1956 में। इसको और पहले बन जाना चाहिए था, उससे हम लोगों का नुकसान हुआ समाजवादियों का, क्योंकि हम लोगों के जो मजदूर संगठन थे वो कम्युनिस्टों के कंट्रोल वाले संगठन में काम कर रहे थे। यहां जयप्रकाश जी की पूरे देश में मीटिंगों का सिलसिला चला और अभूतपूर्व भीड़ होने लगी। लोगों को लगने लगा कि जवाहरलाल नेहरू के विकल्प जयप्रकाश जी ही हैं। नेहरू जी के विकल्प, नेहरू के विकल्प। और 1952 के चुनाव में तो ऐसा हो गया कि जितनी भीड़ जवाहरलाल नेहरू की मीटिंग में होती थी वैसी ही भीड़ जयप्रकाश जी के मीटिंग में भी होती थी। और ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी शायद पहले ही चुनाव में हो जाए, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ था। मानस तो कांग्रेस के साथ ही था। हुआ ऐसा, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। इस बीच कम्युनिस्टों ने क्या किया था कि किसानों और मजदूरों के संगठन उन्होंने गांव और यूनिट स्तर तक खड़ा कर दिया था। यही काम सोशलिस्ट नहीं कर पाया था। हम लोग मीटिंगों में, जुलूसों में और नारे में रह गए, और जड़ तक जो संगठन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। 52 में के चुनाव में वोट ज्यादा मिले सोशलिस्ट पार्टी को। सोशलिस्ट पार्टी को 10.59% वोट मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी को 4% वोट मिले थे, लेकिन सीट ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी। कोई चुनाव की रणनीति अलग होती है। आप यूनिट वाइज, क्षेत्र वाइज, जिला वाइज चुनाव का संगठन बनाइएगा तो वो दूसरी चीज हो। बिल्कुल। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट के बावजूद 12 सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को 4% वोट पर 16 सीटें मिली। अब इससे थोड़ा सा पार्टी में निराशा हुई, एक तबका जरा निराश हुआ। कुछ लोग जल्दीबाजी में भी थे। हाँ विजय जी, अब 45 मिनट बीत चुके हैं। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और परसों शाम 6 बजे हम यहीं से शुरू करेंगे। हम यहीं से शुरू करेंगे और मैं घोषणा कर दूं कि हम इस प्रोग्राम को प्रतिदिन करेंगे, बृहस्पति को छोड़ करके
इसलिए करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास और जिन लोगों ने उस राजनीतिक इतिहास को बनाया, जिसका जिक्र शायद विजय जी आगे करेंगे, वो देश के ठीक सामने ठीक ठीक। आना जरूरी है, क्योंकि अब ये धारा समाप्त होती जा रही है। हम परसों जी हाँ जी। जहां पे विजय जी कह रहे हैं कि थोड़ी निराशा हुई 52 के चुनावों को लेकर के पार्टी में, तो पार्टी बनी कैसे थी, क्या निराशा हुई, उससे क्या आपस में अंतर्द्वंद पैदा हुए, इसके बारे में हम परसों शाम 6 बजे श्री विजय नारायण जी से बात करेंगे। विजय नारायण जी, ठीक है आज ठीक। के प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और परसों शाम 6 बजे तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोगों ने समय ज्यादा ले लिया क्योंकि विषय ही ऐसा था, हम आज इसको पूरा नहीं नहीं करना चाहते थे। चलिए, नहीं, हम आज परसों नहीं, 6 बजे आपसे। आज हाँ नहीं हो ठीक बात सकता, है। परसों 6 बजे शुरू करेंगे, जब खत्म होगा तब होगा। जी हाँ जी हाँ, ठीक बात है। नमस्कार। ठीक नमस्कार। ठीक।